हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी का पाठ 6। पाठ का नाम है मानवीय अस्तित्व और प्रकृति। पाठ की कहानी कुछ इस प्रकार है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जैसे ही धरातल पर जन्म लेता है अपने आप को एक विशेष प्रकार के आवरण से घिरा हुआ महसूस करता है तथा वह अपने चारों तरफ की जो कुछ भी मौजूद होता है उसका सेवन करता है। जो क्या आप जानते हैं यह विशेष प्रकार का आवरण क्या कहलाता है? जो हमारे चारों तरफ मौजूद होता है जिसका हम सेवन करते हैं, इसे हम वातावरण कहते हैं। ठीक है, जो प्रकृति को संदिग्ध से बनता है। अब जरा कल्पना कीजिए, ये पेड़ पौधे, ये बादल, कोहरा तथा बर्फ के शिखर, इनसे हमारा क्या लेना देना है? इनके दर्शन तथा संदिग्ध के लिए हम क्यों तरसते हैं? इन समस्त प्राकृतिक वस्तुओं को निहारने से हमें क्या मिलता है? सारे विचार शायद ही किसी के मन में आते होंगे, यहाँ तक कि मेरे मन में भी कभी इन विचारों का ख्याल नहीं आया था। लेकिन कई प्रसिद्ध और व्यवहार कुशल लोगों ने इन्हीं शब्दों से मुझसे अनेक प्रश्न किए तथा मेरी आलोचना भी की। मैं इन प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम नहीं हुई तो लोगों ने मेरी आलोचना भी की। काका साहेब जैसे व्यवहार कुशल गंभीर पुरुष, विचारक और नेता अफ्रीका के जंगलों में वहाँ के जानवरों को देखने के लिए घूमे होंगे। अपनी जान तो जोखिम में डाली ही होगी, जिंदगी के कीमती क्षण इसी तरह बर्बाद किए होंगे। इतना ही नहीं, इस धुन का व्यवस्थित वर्णन करते हुए किताब भी लिखते हैं और यह सब कुछ समझ में नहीं आता। इस प्रकार एक दो स्नेहियों ने कहा भी और लिखा भी है। कुछ प्रसिद्ध और व्यवहार कुशल लोगों ने मुझसे इस प्रकार का प्रश्न किया तो मैंने उनको बस इतना ही कहा कि वास्तव में इन पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की तरह मैं भी एक प्राणी हूँ। भूल से आप जैसे सयाने लोगों की दुनिया में आ गया हूँ, इसलिए कभी कभी जंगली वातावरण के लिए, प्राकृतिक परिस्थिति के लिए तरसता हूँ और जब यह तूफान असहनीय हो जाता है तो मैं वहाँ हो आता हूँ। वास्तव में हम सब प्रकृति की ही संतान हैं, लेकिन शहरी जीवन और कृत्रिम दुनिया खड़ी करके हम प्रकृति से बिछड़ गए हैं। प्रकृति में क्या चीज़ें होती हैं और क्या प्रकृति के लिए ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं और सब कुछ एक हम फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं। अन्यथा प्रकृति के बिना हमसे रहा ही नहीं जाता। शहर में कृत्रिम बागीचा बनाकर तथा उनमें 2-4 पेड़ लगाकर हम सोचते हैं कि हमने प्रकृति के साथ मेल कर लिया है। यह तो बिल्कुल उसी प्रकार हुआ ना, जिस प्रकार ब्राह्मण को 1.25 रुपये तथा 4 आने देकर गोदान का समाधान हो गया हो। तो उसी प्रकार हुआ कि जैसे हमने शहर में कुछ नॉर्मल 2-4 पेड़ पौधे लगा लिए और बोल दिया कि हम यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का वातावरण शुद्ध कर रहे हैं। ठीक है, वास्तव में जब हम प्रकृति के बीच में बालक जैसे प्रतीत होते हैं तभी हम यह कह सकते हैं कि हमने प्रकृति से संपर्क साध लिया है, प्रकृति के साथ हम साथ चल रहे हैं। जब भी मैं किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर देखता हूँ, एक तरफ असंख्य शिखरों ने मेरे के अनेक रूप तथा दूसरी तरफ नीचे समतल मैदान पर सिंदूर विस्तार तथा उनमें 2-3 नदियों के मोड़ की चमकती रेखाएं देखता हूँ तो मेरे मन में सहसा ही यह विचार उठता है कि मैं एक विशाल संसार का निवासी हूँ और मुझे अपना जीवन सार्थक लगने लगता है तथा स्वयं ही एक प्रकार की कृतज्ञता की भावना जन्म लेती है, जो निश्चित रूप से प्रकृति के लिए ही होती है। अपरिचित ही भड़ास मिटाने के बाद पेड़ और उनके पत्ते मेरे साथ बातें करते हैं तथा विश्वासपूर्वक अपने सुख दुख की गाथाएं प्रस्तुत करते हैं। एक क्षण के लिए पशु पक्षी मुझे दुश्मन के रूप में देखने लगते हैं, लेकिन मेरी आँखों में उन्हें आदमियत नहीं अपितु आत्मीयता दिखाई पड़ती है। पशु पक्षी मानवता के ऊंचे आदर्श नहीं जानते, क्योंकि मानव जाति का अनुभव बहुत कड़वा होता है, बहुत कड़वा है। जैसे हम हैवानियत शब्द तिरस्कार के साथ प्रयोग करते हैं, वैसे ही पशु पक्षी
आत्मीयत शब्द इस्तेमाल करते हैं तथा उनमें अपना सारा कड़वा अनुभव व्यक्त करते हैं। कुछ पाले हुए पक्षियों या कुत्तों को स्वजनद्रोह करते देख वे कहते होंगे कि क्या करें, पशु तो पशु ही हैं और पक्षी। आदमियत का रंग लगने से वे बिगड़ गए हैं। एक ज़माना था जब गांव और जंगल के पशुओं के साथ मैं भी अपनी आत्मीयता ज़्यादा महसूस करता था। जब मैं सिंहगढ़ में रहता था तब पक्षी मुझे अपनाते थे और अपने बारे में उनका विचार देखकर मैं तृप्तता महसूस करता था। और अभी भी मैं जब हिमालय पर्वत पर रहने वाले नाटे कद के मनुष्यों और जानवरों को देखता हूँ तो बहुत दुख होता है अंदर से। उनके जीवन में आने वाली समस्त दैनिक समस्याएं मेरी नज़र के सामने से गुजरती हैं, लेकिन यह केवल उनको देखने तक ही होता है। बाकी समय तो पेड़ पत्तों से और उनके बीच में रास्ता निकालने वाले झरनों से अपनी आत्मीयता जगती हैं। और फिर जीवन का विचार करते वर्षों की गिनती नहीं अपितु शताब्दियों से गिनती चलती है। देहरादून के पास गुच्छों पानी और सशस्त्र धारा देखने गया था। वे क्षण लाखों प्रयासों के बाद भी नहीं भूलते। हजारों वर्षों का उनका चरित्र समझने में मुझे मुश्किल नहीं होती और वहाँ के अनेक चिंदी वाले पत्थर को हाथ में लेते ही भू विद्या की सहायता से उनकी जन्मकथा के साथ मैं आनंदित होता हूँ। 5-7 हज़ार फुट की ऊंचाई पर मसूरी जाने के बाद लगता है कि यहाँ के जंगलों का राज करने वाले बादल ही मेरे समकक्षी हैं। कभी एकाक्ष पक्षी को एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक विचरण करते देख मुझे लगा कि पक्षी होकर नहीं, बादल होकर इन पर्वत शिखरों के बीच व्योम विहार जरूर करूं। इन चीर हिम शिखरों में और इन विहार करने वाले बादलों ने मनुष्य को महान सूचना देने की शक्ति है, इसलिए मैं इनके दर्शन करने के लिए तड़पता हूँ। ये बादल दसों दिशाओं में दौड़ते हुए अपना आकार, स्वरूप और गठन भी समय समय पर बदलते रहते हैं। कभी फूलते हैं और कभी पिघल जाते हैं। एक पल में सफ़ेद लेकिन अगले ही क्षण श्याम और पल भर में विड़-विहीन। ये बादल हमें संदेश देते हैं कि परिवर्तन से ना अनुकूलना हमारा व्रत है। परिवर्तन का आनंद लेना तथा बाद में उनसे परे होना ही हमारी जीवन साधना है। यह कहते कहते ये बादल बारिश बन गए और इन्होंने हमें भिगो दिया। बच्चों, मेरी पाठ की कहानी ख़त्म हुई और आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आई होगी।